नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात करेंगे आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हमें भौतिक भूगोल पढ़ना है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिए, आंतरिक संरचना अंदर तो घुस के किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, त्रिज्या समझते ना आप, 6371 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी त्रिज्या से अंदर जाना, हमने तो जो सबसे गहरा खड्डा ही खोदा है वो लगभग 11 किलोमीटर की हम पृथ्वी की गहराई में जा चुके हैं। समझ रहे आप, इससे ज़्यादा तो हम जा भी नहीं पाए। इतना ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, चट्टानें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। ठीक है, तो फिर सबसे पहला सवाल आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स या तीन तरह की थ्योरीज हैं, है ना। उसमें क्या क्या है? सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो है अप्राकृतिक स्रोत। सबसे पहले हमारे पास कैसे स्रोत हैं? अप्राकृतिक स्रोत, है ना। तो दूसरे कौन से हो जाएंगे? फिर अप्राकृतिक हो गया तो दूसरे हो जाएंगे प्राकृतिक स्रोत। दूसरे कैसे हो जाएंगे? प्राकृतिक स्रोत। और तीसरे जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हो जाते हैं। दूसरे हो गए प्राकृतिक स्रोत और तीसरे हो जाते हैं उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। तो बारी बारी से एक एक की चर्चा कर लेते हैं अपन, क्या क्या बात है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं देता हूं अप्राकृतिक स्रोत में। अप्राकृतिक स्रोत में जो सबसे पहली चीज है दोस्तों, वो होता है घनत्व। घनत्व कह सकते हैं आप डेंसिटी, है ना भाई। मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु जितना ज्यादा पास पास में होते हैं ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं, जितना ज्यादा पास पास में होते हैं। ठीक है, तो घनत्व के अनुसार अगर अपन चलें तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? घनत्व जो है वो बढ़ेगा, है ना। गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी की आप जैसे जैसे गहराई में घुसेंगे वैसे वैसे क्या होगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत का जो घनत्व है वो लगभग 3.0 से 3.5 घन प्रति किलोमीटर तक रहता है ना। जबकि जब आप नीचे चले जाओगे, है ना, और निचली परत में जाएंगे तो और ज्यादा 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 बढ़ता जाता है। अगर मैं यहां लिख दूं पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो ये घनत्व है 5.5 प्रति किलोमीटर घन क्यूब। घन क्यूब समझते हो ना, क्यूब आ जाता है इसमें। ठीक है, तो पृथ्वी की आप आंतरिक संरचना को घनत्व के आधार पर समझ सकते हैं। फिर दूसरा हो सकता है दाब। दाब क्या होता है? प्रेशर। गहराई के साथ साथ दाब बढ़ता है। दाब बढ़ता है, ये भी बड़ी आसान सी बात है। जैसे जैसे आप गहराई में अंदर उतरेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा? तापमान बढ़ता, दाब बढ़ता जाएगा। अब जब दाब बढ़ता है तो ऐसा ही खेल किसके साथ? तापमान के साथ भी होता है। तो तापमान भी ले लेते हैं अपन, यहीं पे लिखता हूं मैं वो भी। तीसरी क्या चीज हो जाएगी? तीसरी चीज हो जाएगी तापमान, यानी कि टेम्परेचर। तो गहराई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। अगर औसत रूप से बात करूं ना मैं, तो अगर अपन पृथ्वी के अंदर लगभग 32 मीटर में जाएं, लिख देता हूं, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि हो जाती है। यह मतलब एक एवरेज बात है ना। हर 32 मीटर पर क्या होता है? तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। ये एक एवरेज बात है। ठीक है, हालांकि क्या होगा कि एक चीज और लिखनी पड़ेगी मुझे, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यही लिख रहा हूं मैं, थोड़ा देखना आप, है ना।
गहराई के साथ साथ ताप वृद्धि दर घटती है। ताप वृद्धि दर क्या होती है? घटती है। क्या होता है मतलब, जैसे जैसे अभी इसमें देखो क्या है, 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आ गया। ऐसा लास्ट तक नहीं होगा, फिर कुछ 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, ऐसे जैसे जैसे किलोमीटर होंगे ना, वैसे वैसे फिर क्या होगा, तापमान के अंदर बदलाव होंगे। ठीक है, मतलब ये ऊपर 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 वाली जो परत है हमारी पृथ्वी की, उसके लिए तो ये एवरेज बात सही है, परंतु जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हर जगह के लिए बात सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कैसे स्रोत है हमारे, ये हमारे कैसे स्रोत हो गए? अप्राकृतिक स्रोत। इसमें क्या क्या चीजें आती है? घनत्व, दाब और तापमान। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों में अगर अपन जाएं तो हमारे पास दो प्राकृतिक स्रोत हैं। एक प्राकृतिक स्रोत तो हमारे पास है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी, है ना। देखिए, ज्वालामुखी से जो मैग्मा और लावा बाहर निकलता है ना, उसके अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में क्या चीजें हैं। लावा तो आप समझते हैं ना, जब कभी भी चट्टानों का पिघला हुआ रूप जमीन पर आ जाता है, भूपरपट्टी पर आ जाता है, जहां हम रहते हैं वहां आ जाता है, तब इसको अपन लावा बोलते हैं। अगर ये चीज जमीन के अंदर ही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको मैग्मा बोलेंगे। इनके बकायदा सैंपल लिए जाते हैं और उस सैंपल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खनिज वगैरह हैं, उनका अंदाजा लगाया जाता है। दूसरी चीज जो है वो है भूकंप। दूसरी चीज कौन सी है? भूकंप। इसके अंदर हम करते हैं भूकंप की तरंगों का अध्ययन। भूकंप की तरंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूकंप की देखो 3 तरंगे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और लव तरंगे। समझ रहे आप? 3 तरह की तरंगे आती है। जब कभी भी भूकंप आता है ना, तो 3 तरह की तरंग आती है, प्राथमिक, द्वितीयक तरंग। अलग से भूकंप अपन पूरा डिस्कस करेंगे, उसको आप टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझ लो कि जो प्राथमिक तरंगे हैं, ये तरंगे सबसे, जैसे भूकंप आता है ना, उसके जस्ट बाद में प्राथमिक तरंगे आती है। प्राथमिक तरंगे ठोस और द्रव दोनों में चलने की क्षमता रखती है, चाहे सामने ठोस आ जाए चाहे द्रव आ जाए, ये उसमें से गुजर जाती है। जबकि द्रव तरंगे जो हैं, ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं, ये क्या सिर्फ ठोस में से गुजर सकती है, जैसे ही द्रव आता है बीच में कोई, तो ये वहां पे रुक जाती है। और ये जो लव तरंगे हैं, ये सबसे एंड में आती है और ये सिर्फ और सिर्फ धरातल पर चलती है, जहां हम रहते हैं ना वहीं चलती है, ये गहराई में चलती ही नहीं है। तो ये 3 तरह की तरंगे हो जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर देखिए, तीसरे है उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। इसमें क्या है कि कुछ थ्योरीज है। सिद्धांत में क्या होता है कि थ्योरी होती है, जैसे एक सिद्धांत है इसमें, पहला सिद्धांत जिसको अपन कहते हैं ग्रहाणु का सिद्धांत। समझ रहे आप? ये सिद्धांत जो दिया था, ग्रहाणु का सिद्धांत, ये दिया था चैम्बरलिन ने। ठीक है, ग्रहाणु का सिद्धांत किसने दिया था? चैम्बरलिन ने। लिख देता हूं, प्रतिपादक। प्रतिपादक इसके हैं चैम्बरलिन, इनके साथ एक व्यक्ति और थे, एवं मोल्टन। ठीक है, इसमें क्या है? इसके अनुसार पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है वह ठोस है। पृथ्वी का केंद्र कैसा है? ठोस है। और एक दूसरी कल्पना है जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय कल्पना। ज्वारीय कल्पना, ये सिद्धांत जो दिया था ना, ज्वारीय कल्पना, वो दिया था जेम्स जीन्स ने। जेम्स जीन्स। इसके अनुसार पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का कोर बोल सकते हैं अपन, कोर या केंद्र एक ही बात है, तरल है। ठीक है, तो देखो इससे क्या होगा, केंद्र के ठोस और तरल होने से जो हमारा जो पृथ्वी को समझने का पूरा
अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि जब पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया तो जितने भी अधिक घनत्व के खनिज थे वो सब क्या हो गए, सेंटर में आ गए, बीच में आके इकट्ठे हो गए। अब घनत्व सबसे ज्यादा है लोहे और निकल का, तो हम बता रहे हैं कि भाई पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो लोहे और निकल का है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पृथ्वी जब घूमती है तो इसी लोहे और निकल के लगातार घूमने के कारण पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव जनरेट होता है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। बट हम ये भी बोल रहे हैं कि इस गोले के चारों तरफ द्रव है, द्रव अवस्था में चट्टानें घूम रही हैं, समझ रहे आप। तो ये दोनों बातें उसमें यहां पर हैं। तो ये उत्पत्ति के सिद्धांत है। कोई कह रहा है कि पूरा के पूरा भाग जो है पृथ्वी का वो तरल अवस्था में है, इसीलिए पृथ्वी का ये रोटेशन लगातार चल रहा है। कोई कह रहा है नहीं, पृथ्वी का जो सबसे केंद्रीय भाग है वो ठोस है, उसके चारों तरफ तरल है, बट आंतरिक भाग क्या है, ठोस है। तो ये दो परिकल्पनाएं हैं, एक को कहते हैं ग्रहाणु सिद्धांत और एक को कहते हैं अपन ज्वारीय कल्पना। तो आप एक बार ये पूरा चार्ट देख सकते हो, इसको आराम से बनाना है अपने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हमारे पास क्या है, 3 सिद्धांत है भैया। पहला सिद्धांत है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा है प्राकृतिक स्रोत और तीसरा है उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, कर लोगे आराम से। इसमें क्या ये याद ही रखना है, जैसे कि क्या क्या याद रखे, घनत्व याद रखो, दाब याद रखो, तापमान याद रखो। किसमें, अप्राकृतिक स्रोत में। प्राकृतिक स्रोतों में क्या याद रखो, ज्वालामुखी और भूकंप। और उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में क्या क्या याद रखो, ग्रहाणु का सिद्धांत और क्या हो गया, ज्वारीय कल्पना का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए अगली बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सिद्धांत या थ्योरीज जो है। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहला जो हम करेंगे वो करेंगे एडवर्ड स्वेस के अनुसार। ये भी एक भूगोलवेत्ता हुए एडवर्ड स्वेस, जिन्होंने क्या करा, ये सबसे पुरानी थ्योरी यही है एडवर्ड स्वेस वाली, जिसमें ये बोला गया कि पृथ्वी की जो है ना 3 परतें हैं। पृथ्वी की क्या है, 3 परतें। ये इन्होंने पता लगाया है रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। जैसे सबसे बाहरी परत जो है वो है सियाल। यहां पे क्या है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ये पृथ्वी की क्या है, सबसे बाहरी परत है। मतलब हमारी जो सबसे बाहरी परत है ना, जहां पे हम रहते हैं, यहां पे आपको सबसे ज्यादा यही चीजें देखने को मिलेंगी। इसका जो सापेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व, वो है 2.75 से 2.90। आप जैसे जैसे देखना, अभी आप जैसे जैसे अंदर घुसोगे ना, वैसे वैसे ये घनत्व क्या होगा, ये घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक है, औसत गहराई इसकी लगभग 300 किलोमीटर है। औसत गहराई इसकी लगभग कितनी है, 300 किलोमीटर है। और यहां पर जो प्रमुख चट्टानें हैं, वो किसकी हैं, वो ग्रेनाइट की है। प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट की है। ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरी जो परत है उसको कहते हैं सीमा। दूसरी जो परत है उसका नाम क्या है, दूसरी परत जो है इसका नाम है सीमा। यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये सेकंड नंबर की परत है, जिसमें क्या है, इसकी जो आप देखोगे ना तो सापेक्षिक घनत्व जो है, ये 2.90 से लगभग 4.00 तक है ना। 2 से लेके 4 तक ये चला जाता है। ठीक है, और इसकी औसत गहराई जो है,
वो है लगभग 2000 किलोमीटर तक। 2000 किलोमीटर तक आपको ये मिलेंगी, ठीक है। और यहां पर देखिए आप, जो चट्टाने हैं ना वो अलग अलग तरह की हैं, परंतु मोस्टली सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड अवस्था में ये चट्टाने मिलती हैं। अब देखिए अगर इसको अपन थोड़ा सा थोड़ा एक और लेना है इसलिए, है ना। तीसरी जो सबसे परत है हमारे पास वो है ये सबसे आंतरिक परत, इसको कहते हैं निफे, यानी कि निकिल, निकिल और फेरस। निकिल और फेरस, फेरस मतलब लोहा ही होता है ना। निकिल और फेरस, फेरस मतलब क्या है, लोहा है, ठीक है। यहां का सापेक्षिक घनत्व जो है, सापेक्षिक घनत्व 11 से 12 घन मीटर तक है। और यहां पर आपको जो गहराई मिलेगी, लगभग गहराई मिलेगी आपको 6000 किलोमीटर तक, ठीक है। 6000 किलोमीटर तक आपको गहराई मिलेगी। सियाल के अंदर आप एक और बात कर सकते हैं कि हमारे जो महाद्वीप बने हैं, महाद्वीप अधिकांशतः महाद्वीपों का निर्माण जो है ना, ये सियाल से ही हुआ है, ठीक है। महासागरों के नीचे की जो परतें हैं, महासागरों के नीचे की, वहां पर ये सीमा मौजूद है। और पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक भाग है वो कौन सा हो जाएगा, निफा। फिर इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, घनत्व पे क्वेश्चन बनेगा। देखो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, सबसे ज्यादा घनत्व निफे का है। उसके बाद किसका है सबसे ज्यादा घनत्व, उसके बाद सबसे ज्यादा घनत्व सीमा का है। और उसके बाद सबसे कम घनत्व वाला कौन है, सियाल है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे कि इसका घनत्व क्या क्या होता है। तो सबसे ज्यादा घनत्व निफे का है, फिर सीमा का है, और फिर सियाल का है। ये अपन ने ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन निकल फेरस क्यों लिए, क्योंकि इन परतों में इन तत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा है, इसलिए लिए। जिस परत में जिसकी मात्रा ज्यादा है वो वाला हमने ले लिया। वैसे भी क्या है, हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है ना वो यौगिक है। यौगिक तत्व तो ऑक्सीजन हो जाता है, यौगिक कौन सा है, सिलिका है। सिलिका सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए बार बार दोनों में सिलिकॉन और सिलिकॉन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया एडवर्ड और स्वेस के अनुसार। बट दूसरा मत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन बनेंगे आपके इसी पे बनेंगे। दूसरा है अभिनव मत। अभिनव मत मतलब नई थ्योरी हमारी क्या कहती है। ये अभिनव मत जो है ये हमने निकाला है ज्वालामुखी और भूकंपों के आधार पर। ज्वालामुखी और भूकंपों की जो डेटा इकट्ठे हुए ना, वो डेटा बड़े प्रामाणिक है, अंडरस्टैंडेबल है। उसमें क्या हुआ कि हमको बात पता चली कि पृथ्वी की एक सबसे बाहरी परत है जहां पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ये सब इसी परत में आपको देखने को मिलते हैं। इस सबसे बाहरी परत का नाम रखा गया है भूपरपट्टी। क्या नाम रखा गया, भूपरपट्टी, या इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट की मोटाई 33 से 50 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 80 किलोमीटर तक भी इसकी मोटाई है, समझ रहे आप। बट मोस्टली 33 और 50 के बीच में क्रस्ट खत्म हो जाता है, इसके अंदर ये वाली है। अब भूपरपट्टी से नीचे जब आप जाओगे तो जो अगली परत है ना, जो सबसे मोटी भी है, लगभग इसकी मोटाई 2700 किलोमीटर की है, ये कहलाता है मेंटल। क्या कहलाता है, मेंटल। ये वाली जो परत है ना, ये क्या है, ये है मेंटल, बोलते हैं इसको मेंटल। अब मेंटल कोई एक टुकड़ा नहीं है। मेंटल जो है ये 7 तो बड़े यानी कि मेजर और 15 छोटे यानी कि माइनर टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। 7 बड़े और 15 छोटे टुकड़ों से मिलकर बना। अब टुकड़ा टुकड़ा बोलना सही नहीं लगता, 7 बड़े टुकड़े 15 छोटे टुकड़े, ऐसा थोड़े अच्छा थोड़ी लगता है। तो हमने इनको नाम दिया है टेक्टोनिक प्लेट्स। इनको क्या नाम दिया है हमने, टेक्टोनिक प्लेट्स। समझ रहे आप, ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो मेंटल जैसे क्या होता है ना, एक फर्श होता है ना, फर्श में क्या होता है, अब मान लो आपने टाइलें लगा रखी है, बहुत सारी टाइलें लगा रखी है। अब कहने को तो एक सिंगल फर्श है, बट देखो इतनी सारी टाइलों ने मिलके ये फर्श बनाया है ना, तो ऐसा ही समझो आप कि मेंटल एक फर्श है, बट इतनी सारी टाइलों को जोड़ जोड़ के अपन ने क्या बनाया है, इस फर्श का निर्माण किया है, ठीक है। तो ये होगी टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये सबसे बीच वाला जो भाग है ना, सबसे बीच वाला भाग,
इसको बोलते हैं क्रोड, या बोलो आप क्या, कोर। अब कोर भी दो पार्ट में है, कोर दो पार्ट में है। एक तो इसका सबसे बीच वाला भाग है जो बिल्कुल सॉलिड है, मतलब कि ठोस है, ठीक है। तो इसको तो अपन कहते हैं आंतरिक कोर, जो कि कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में, ठीक है। जबकि इसके चारों तरफ जो है ना, यहां पर इतना ज्यादा तापमान है कि चट्टानें पिघल गई हैं। चट्टानें कैसी अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है। इन पिघली हुई चट्टानों को अपन क्या कह देते हैं, बाहरी कोर। ये बाहरी कोर है जो कि कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। बाहरी कोर कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में, ठीक है। इसी द्रव को अपन मैग्मा बोलते हैं, आगे कर लेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर देखो ये चीज है। सबसे बाहरी परत कौन सी हो गई, भूपरपट्टी हो गई। भूपरपट्टी के नीचे कौन आ गया, मेंटल। मेंटल के नीचे कौन आ गया, क्रोड या कोर आ गया, ठीक है। ये है बेसिक जानकारी, मतलब आपको कुछ भी थ्योरी नहीं आती कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये बेसिक जानकारी पढ़ लो पहले तो। अभी बाकी की थ्योरी मैं लिखता हूं इसके सामने। पहले तो आप क्या समझो, सबसे बाहरी परत कौन सी हो गई, भूपरपट्टी। उसके नीचे मेंटल। मेंटल क्या है, जो है 7 बड़े और 15 छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी, जिन्हें अपन टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे। फिर सबसे अंदर का भाग क्या कहलाता है, क्रोड या कोर कहलाता है। कोर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट जो बाहर है वो लिक्विड है और अंदर वाला कौन सा है, ठोस है, ठीक है। अब बारी बारी से जो फैक्ट्स आपको याद रखने में वो लिख देता हूं। शुरुआत करूंगा मैं किससे, भूपरपट्टी से। इसको क्रस्ट बोलते हैं, भूपरपट्टी क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो इसमें क्या क्या याद रखोगे, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ये क्या है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसकी जो औसत मोटाई है, औसत मोटाई, चौड़ाई लिखते हैं, चौड़ाई सही शब्द है। औसत चौड़ाई जो है वो है 33 से 50 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर ये जैसे महासागर वगैरह आ जाते हैं ना, वहां पे थोड़ा ये बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 80 किलोमीटर तक हो जाता है, ठीक है। वैसे क्या है, मैंने जैसे लिख ही देता हूं, चलो मैं आपको, महाद्वीपों में लगभग 50 किलोमीटर तक, तथा महासागर में थोड़ा छोटा होता है ये, महासागरों में 5 किलोमीटर तक, क्योंकि ऑलरेडी वो खड्डा है ना इतना बड़ा। तो 80 किलोमीटर की जो मोटाई है ना, ये होती है करीब आपके जो बड़े पर्वत वगैरह हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे हैं, वहां पे ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, भूकंप की तरंगों की गति के आधार पर, गति के आधार पर भूपरपट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक हो सकती है ऊपरी भूपरपट्टी और एक हो सकती है निचली भूपरपट्टी, ठीक है। एक ऊपरी, एक्चुअली क्या है कि इनका घनत्व अलग अलग होता है ना, इसकी वजह से ये चीज होती है, ठीक है। तो जैसे ऊपरी भूपरपट्टी आप चलो 0 से लगभग 50 किलोमीटर तक आ जाओ, और फिर 50 से आगे 100 किलोमीटर तक आ जाओ। भूकंप की तरंगें अलग अलग तरीके से इसमें व्यवहार करती हैं, उनकी गति में परिवर्तन हो जाता है। इसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि भाई 50 किलोमीटर नीचे चट्टानों का घनत्व कुछ अलग है, 50 से 100 पर चट्टानों का घनत्व कुछ अलग है, क्योंकि हमारे पास ऊपर सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ में उस जो भी हमारी भूकंप की तरंगें आती हैं वो बकायदा पूरी रिकॉर्ड होती हैं, और उस ग्राफ का अध्ययन होता है, और उस ग्राफ के अध्ययन से हम बताते हैं कि भूकंप किस तरीके से आया था, तरंगे किस प्रकार से आई थी, और तरंगों का जो चलना है उससे हम पता कर सकते हैं कि ये ज़्यादा घनत्व वाले माध्यम से चल के आई है, कम घनत्व वाले माध्यम से चल के आई है। तो ये सब पॉसिबल है। अच्छा,
देखो जहां कहीं पर भी ऊपरी और निचली भूपर्पट्टी है ना, तो इनके बीच में क्या होगा, एक, या तो इसको बोलो असंबंधता क्षेत्र, असंबंधता क्षेत्र, या फिर इसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्या है, पृथ्वी के नीचे जब कभी भी एक परत से दूसरी परत में अपन जा रहे हैं तो उसके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र आता है। संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, जैसे आप देखो किसी समुद्र का किनारा है ना, अब समुद्र का किनारा ना तो पूरी तरह से गीला है ना पूरी तरह से सूखा है। आप किसी समुद्र के किनारे पे खड़े हो, तो किनारे से अगर आप समुद्र की तरफ जाओगे तो पानी बढ़ता जाएगा, और किनारे से आप दूर जाओगे तो मिट्टी बढ़ती जाएगी। बट आप किनारे पे खड़े हो तो ना तो पूरी तरह से आप समुद्र में हो ना पूरी तरह से आप जमीन में हो, तो ये संक्रमण क्षेत्र है। तो जब कभी भी कोई परत चेंज होगी ना, तो क्या आएगा, एक संक्रमण क्षेत्र आएगा। उस संक्रमण क्षेत्र का नाम हमको याद रखना है। जैसे कि ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको बोलते हैं अपन कोनार्ड। कोनराड, क्या बोलते हैं, कोनराड संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, अभी जैसे नीचे मेंटल शुरू हो जाएगा तो मोहो आ जाएगा, फिर गुटनबर्ग आ जाएगा, इस तरीके से अपने को याद करना है। तो ये हुआ क्या, भूपर्पट्टी। अब भूपर्पट्टी के बाद देखो हमने दूसरा क्या किया था, मेंटल। तो दूसरा हम क्या लेते हैं, मेंटल लेते हैं। दूसरी परत हमारी कौन सी है, मेंटल। इसकी जो औसत चौड़ाई है, चौड़ाई वो है 2900 किलोमीटर तक। पृथ्वी के आप 2900 किलोमीटर तक चले जाइए, है ना, तब आपको क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। मेंटल में भी देखो इसमें भारी द्रव्यमान वाले खनिज मौजूद हैं, खनिज मौजूद है। 7 मेजर ही लिख रहा हूं भैया ना, वो 15 माइनर प्लेट्स से मेंटल का निर्माण हुआ है। इन प्लेट्स के किनारों पर ही, किनारों पर ही ज्वालामुखी, भूकंप तथा पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये यहां पे होता है। अब देखो मेंटल के भी दो भाग हैं, मेंटल के दो भाग हैं। अगेन वही बात, ठीक है, एक है ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल, और दूसरा है निचला मेंटल, यानी कि लोअर मेंटल। ठीक है, अब अपने को ऐसे होता है ऊपरी मेंटल, और ये कहां पर है, जैसे 700 किलोमीटर गहराई तक आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऊपरी मेंटल, और 2900 किलोमीटर की गहराई तक कौन सा मिलेगा आपको, निचला मेंटल या लोअर मेंटल मिलेगा। अगेन वही वाली बात, इनके बीच में भी एक संक्रमण क्षेत्र या असंबंधता क्षेत्र मिलेगा आपको, है ना। इस ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो असंबंधता क्षेत्र है उसको बोलते हैं अपन रैपेटी। क्या बोलते हैं, रैपेटी। अभी मैं बनाऊंगा आपके लिए, पूरा बना दूंगा, अभी आप चिंता मत करो। उसको क्या बोलते हैं, रैपेटी। तो सेकंड हमारी पृथ्वी की परत कौन सी है, मेंटल। ठीक है, तीसरी परत देखो आपके पास कौन सी थी, क्रोड या कोर। तो अब ये ले लेते हैं अपन तीसरा। तीसरी परत कौन सी थी, क्रोड या कोर। ठीक है,
यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। ये पृथ्वी का क्या है? सबसे आंतरिक भाग है। और इसकी अगर अपन बात करें, ये तरल या प्लास्टिक अवस्था में, अर्थात थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो ठोस हो जाएगा, और जैसे ही आपको क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। कोर दो भागों में बटी हुई है, दो भागों में बटी हुई है। पहला है, पहले बाहरी कोर ले लेते हैं। पहली है बाहरी कोर, दूसरी है कौन सी कोर? आंतरिक कोर। बाहरी कोर और आंतरिक कोर, ठीक है। तो बाहरी कोर जो है वो 2009 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक है। प्लस बाहरी कोर जो है ये कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। फिर दूसरी बात, आंतरिक कोर कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर गहराई तक पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक अपने को क्या मिलेगी? आंतरिक कोर मिलेगी। अब अगेन वही बात, इनके बीच में भी क्या होगा? एक संक्रमण क्षेत्र होगा। समझ रहे हैं? बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको बोलते हैं लहमान। क्या बोलते हैं? लहमान। तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब देखो एक बार क्या करता हूं मैं, अभी तो मैंने 3 ही बताए, अभी 2 और हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो भूपर्पट्टी है ना, जैसे क्या था भूपर्पट्टी। अब देखो भूपर्पट्टी के 2 पार्ट थे पहले, ऊपरी भूपर्पट्टी और दूसरी थी क्या? बाहरी भूपर्पट्टी, ठीक है। अब फिर क्या आ गया? मेंटल आया। दूसरा कौन आया? मेंटल। तो अब देखो मेंटल के भी 2 पार्ट है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और फिर कौन आया? क्रोड आया या कोर आया। ये कौन है? बाहरी कोर और आंतरिक कोर, ठीक है। अब देखो हर बार जगह बदलेगी ना, हर बार जगह बदलेगी, ठीक है। जैसे अब आप देखना यहाँ पे कि जब अपन ऊपर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पे असंबंधता क्षेत्र आएगा। इसका नाम आपको याद है हमने क्या रखा था? कोनराड असंबंधता क्षेत्र, ठीक है। फिर देखो अब बाहरी भूपर्पट्टी और ऊपर मेंटल, अब 2 चीज अलग आ गई। ये है मोहो असंबंधता क्षेत्र, ठीक है। अब देखो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसके बीच में बात हुई थी अपनी, इसके बीच में है रैपेटी असंबंधता, ठीक है। फिर देखो निचला मेंटल और बाहरी कोर, इसके बीच में है गुटेनबर्ग असंबंधता क्षेत्र। और फिर फाइनली बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में वो था, अभी लिखा था ना अपन ने, लहमान असंबंधता, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया? देखो मैंने तो ऐसे किया हुआ है,
CMRGL, ठीक है, मैंने तो इसको ऐसे याद कर लिया, CMRGL, CMRGL, ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा आपको। वही उसके लिए ये चीज याद होनी जरूरी है, उसके बिना ये बैठेगा नहीं मामला, ठीक है। अब देखो एक सॉफ्टी वाला चित्र आता है ना, वो भी थोड़ा इजी रहता है, वो भी अपन याद कर लेते हैं। एक चित्र बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें आते हैं क्या, चलो मैं बना ही देता हूँ। देखो सबसे बाहर हम रहते हैं भूपर पट्टी पर, टेढ़ा तो नहीं है, ठीक है, सही है। देखो जो सबसे बाहर अपनी जगह है ना, वो है भूपर पट्टी, ठीक है। अब भूपर पट्टी से लगभग लगभग आप देखो यहाँ पे आप लगभग आप 100 किलोमीटर के तरह तक आ जाओ। जैसे ये कितना है, ये अपना 0 किलोमीटर है, ये यहाँ पे कितना हो गया, अराउंड 100 किलोमीटर तक आप आ जाओ, ठीक है। इस बीच में क्या होगा आपको, है ना, इसके बीच में एक तो पहले ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। इसके लिए अपन ये ले लेते हैं गुलाबी कलर, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो गया, ये तो पतला, देखो ये हो गई ऊपरी भूपर पट्टी, ये हो गई निचली भूपर पट्टी, ठीक है। ऊपरी भूपर पट्टी, निचली भूपर पट्टी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लगभग लगभग यहाँ पे नीचे 200 किलोमीटर तक एक दुर्बलता मंडल चलता है। 200 किलोमीटर तक ये पूरा ही क्या है, दुर्बलता मंडल है। मतलब यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है, ये भी एक संक्रमण क्षेत्र ही है, 200 किलोमीटर तक रहता है दुर्बलता मंडल। अब यहाँ 200 से लगा के शुरू करो और आप आ जाओ यहाँ तक, ये हो जाएगा 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। अब ये जो पूरा इलाका है, देखो ये जो पूरा इलाका है, ये तो हो गया किसका, मेंटल का। ये वाला जो पूरा इलाका हो गया, ये हो गया आपका भूपर पट्टी का, यानी कि क्रस्ट का। थोड़ा बीच में दुर्बलता मंडल आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर भी क्या होता है कि वो आपके उस तरह की चीज़ें आ जाती है। जैसे अब यहाँ पे, अब ये जो जगह है, ये हो गया ऊपरी मेंटल, जो कि लगभग लगभग कहाँ तक चलेगा, 700 किलोमीटर तक चलेगा। ऊपरी मेंटल कब तक चलेगा, ये लगभग लगभग 700 किलोमीटर तक। उसके बाद ये आ जाएगा निचला मेंटल, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, निचला मेंटल। अब देखो जब जब भी जगह चेंज हो रही है, तो इसके बीच में क्या होगा, असंबद्धता क्षेत्रों का पहला असंबद्धता क्षेत्र यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे भूपर पट्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, मेंटल शुरू हो चुका है, तो एक असंबद्धता क्षेत्र यहाँ आएगा, ठीक है। फिर देखो एक असंबद्धता क्षेत्र ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में आएगा, यहाँ पे भी खत्म हो चुका है ये, तो एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर जहाँ ये मेंटल, निचला मेंटल खत्म हो रहा है, वहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, कोर शुरू हो रहा है। कोर भी 2 पार्ट में है, तो एक इधर हो जाएगी, एक कोर का इधर हो जाएगा, इस तरीके से। अब जैसे कोर की बात ही कर रहा था मैं, अब 2900 से लगभग आप आ जाओ 5150 किलोमीटर। 5150 से लास्ट आ जाओ, ये पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब है अब ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, कोर या क्रोड। कोर भी दो भाग में है। कौन कौन से दो भाग हो गए? एक हो गया ये बाहरी कोर, जो कैसे द्रव अवस्था में है ना। बाहरी कोर कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, ठीक है। और ये हो गया कैसा कोर? आंतरिक कोर। आंतरिक कोर कैसी अवस्था में हो गया? आंतरिक कोर ठोस अवस्था में हो गया। तो ये कैसा है? ये कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, ठीक है। ये हो गया अपना मेंटल। ये मेंटल हो गया। ये कैसा हो गया? मेंटल। फिर ये हो गई भूपर पट्टी। भूपर पट्टी में देखो आप, ये यहाँ लगा देते हैं। हाँ, ये हो गई ऊपर पट्टी, ठीक है। तो अब इसके बीच बीच में जो हमने पहले लिखे थे वो सारे लिख देते अपन। कौन कौन से असमानता क्षेत्र थे? जैसे कि सबसे पहले ये कोनराड असमानता क्षेत्र, ठीक है। सी, ठीक है। फिर आ जाता है मोहो असमानता क्षेत्र, ये हो जाता है रैपेटी असमानता क्षेत्र, ये हो गया अपने गुटेनबर्ग असमानता क्षेत्र, और ये हो गया लेहमान। असमानता क्षेत्र, ठीक है। ये है भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लिख देते हैं यहाँ पर। आंतरिक संरचना, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें से अगर क्वेश्चन आना चाहिए ना, वो क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। ये असमानता क्षेत्र है ना, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आएगा। बाकी ठीक है, करो भले आप क्वेश्चन। ये जरूर याद करके जाना आप। CLG वाला बताया जो मैंने आपको, वो याद करके जाना आप। क्वेश्चन इसी में से बनेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों किसकी थी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी के भरोसे अपन आगे चल के भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टानें, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।